हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल लूडो फ्रेंड्स। हम लोग सिविक्स का आज 28वां पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश सिल्टी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था प्लेटो ने। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने कहा था राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता की नींव हेगल ने रखी थी, बिल्कुल सही है। सुख एवं दुख गणक, इसकी नींव जो है बेंथम ने दिया था, ये भी सही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तो स्पेंसर द्वारा दिया गया था, ये भी आपका सही है। यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं होगा। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद, ये एंजल्स का नहीं था। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद जो है ये लेनिन का था, ठीक है, ये लेनिन का था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद लेनिन द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? समाज एवं राज्य में भेद कौन करता है? तो मैकाइवर करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकाइवर जो है समाज एवं राज्य में भेद करते हुए राज्य की बहुलवादी अवधारणा के समर्थक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? सॉफ्ट स्टेट के विचार से कौन संबंधित है? तो ये था गुन्नार मिर्डल, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुन्नार मिर्डल की एक किताब थी एशियन ड्रामा, इसको भी याद रखिएगा, एशियन ड्रामा, और इसी में उन्होंने जो है नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल का, और इसी पुस्तक में उन्होंने नवोदित राष्ट्र और विकासशील देशों के लिए जो है सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादित किया? जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। स्पेंसर की सावयवी अवधारणा, उसकी पुस्तक जो सोशल स्टैटिक्स थी, और उसकी एक निबंध थी ऑर्गेनिज्म, इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जीवधारी सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? तो ये विकसित किया था कांट ने, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांट जो है रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता था। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार जो है कार्य किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। यह किसने कहा है? अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, तो ये हॉब्स ने कहा था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थॉमस हॉब्स के अनुसार जो है प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है, जिसे लोग जो है प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो ये डुग्बी, ठीक है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, और जस्ट ऑस्टिन ने जो है सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा है। तो बोधा ऑस्टिन हॉब्स
ये जो है अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। डुगवी जो है ये अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी है? तो रॉबर्ट डहल एक बहुलवादी विचारक था। रॉबर्ट डहल की एक पुस्तक भी आई थी, फेमस पुस्तक थी, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी पोलियार्की, और इसमें उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया था। तो रॉबर्ट डहल जो है एक प्रमुख बहुलवादी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है जिसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही संप्रभुता की। यह किसने कहा है? तो ये कैलहाउन का कथन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संप्रभुता को राज्य का प्राणतत्व कहा जाता है। इसका वर्णन जो है एकलवादी, बहुलवादी तथा दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में भी किया गया है। तो कैलहाउन ने जो है ये परिभाषा दिया था, महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? प्लेटो की न्याय की अवधारणा का केंद्रीय लक्षण कौन सा है? तो वो है समन्वय। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार जो है अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार जो है कार्य करना न्याय है। तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों का वर्गीकरण किया है। और व्यक्तिगत स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय हो। ठीक है, तो ये समन्वय जो है इनका केंद्रीय लक्षण माना जाता है। तो यहाँ पे ठीक है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर की थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है नव मार्क्सवादी दर्शन का वर्णन करता है जिसे 1930 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया था। और हर्बर्ट माज्युके, एरिक फ्राम और सभी विचारकों ने जो है पूंजीवादी समाज की आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे। इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता किसको माना जाता है? तो इन सभी को माना जाता है। ग्रीन हो गया, ब्रेडले हो गया, बोसांके हो गया। ठीक है, ये सभी जो है इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश उदारवादी परंपरा में जो है आदर्शवाद को स्वीकार्य बनाने का कार्य ये लोग किए थे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये समष्टिवादी विद्रोह के रूप में जाने गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया। उदारवाद द्वारा किसको निवेदन किया गया, किसे निवेदित किया गया? तो विचार को, अभिव्यक्ति को, भाषण को, लेखन को, प्रकाशन को, स्वतंत्रता के लिए, इन सभी के लिए जो है उदारवाद ने निवेदन किया था राजनीति के क्षेत्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। तो यांत्रिक दृष्टिकोण किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये उदारवाद के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों का है, जिनकी मान्यता है कि राज्य स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि उदारवाद के विकास के लिए ही जो है यांत्रिक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है, किसके निकट है? तो सकारात्मक उदारवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है और दोनों ही अवधारणाओं में यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमित किया जाए जो निर्धन और निर्बल वर्गों को अपेक्षित सहायता पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। व्यक्ति की स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा किस में होती है? क्या अराजकतावाद में होती है, गांधीवाद में होती है, मार्क्सवाद में होती है, उदारवाद में होती है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदारवाद में। ठीक है, उदारवाद में जो है स्वहित ही की सर्वोत्तम रक्षा होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो है मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने हित का निर्णायक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो है उदारवाद में स्वहित की रक्षा सर्वोत्तम रूप से होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? राज्य का उदारवादी सिद्धांत कौन सा है? तो उपयोगितावाद, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उपयोगितावाद राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। इस विचार के जो है कौन समर्थक माने जाते हैं? तो बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद के प्रमुख रूप से विचारधारा के माने जाते हैं। कौन कौन? बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस ये अराजकतावादी नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष जी जो है समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, ये समाजवाद के समर्थक थे, परंतु उन्होंने जो है परंपरावादी मार्क्सवाद को अंगीकार नहीं किया। उनकी हिंदू अध्यात्मवादी दर्शन का तत्वशास्त्रीय धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सकता था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है ये अराजकतावादी नहीं थे, ये बल्कि समाजवादी के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया? जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया था? तो ये माओ दिया था। ठीक है, माओ चीन का एक नवीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार देता है। वह लोकतांत्रिक एवं अधिनायक तंत्री दोनों ही गुणों वाला होगा। वह लोकतांत्रिक सर्वसाधारण के लिए होगा और अधिनायक तंत्रीय अब तक के शोषक वर्ग के लिए होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार जो है सर्वप्रथम माओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।